हेलो एवरीवन। मैं जया बाला कुशवाहा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शेक ऑफ लर्निंग में। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए अगेन मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ। मेरे जूनियर्स ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके परेशान कर दिया था कि दी आप इस पे भी एक वीडियो बनाइए कि पीएचडी इंटरव्यू का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने पीएचडी इंटरव्यू के अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में 2 ही पीएचडी के इंटरव्यू का सामना किया है और सेकंड वाले में मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तो मैंने जो अपना सेकंड इंटरव्यू दिया था पीएचडी का, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही दिया था और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा ओवरऑल जो है 4th रैंक आई थी और मैं पहली ओबीसी कैंडिडेट थी 4th रैंक में जो थी। मेरे ऊपर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा ओबीसी में फर्स्ट रैंक और ओवरऑल जो है मेरा 4th रैंक आया है। और अभी मेरा कोर्स वर्क चल रहा है वहाँ पे और कोर्स वर्क की शुरुआत हो चुकी है। गाइड अभी अलॉट नहीं हुए हैं पर कोर्स वर्क वहाँ पे मेरा शुरू हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, लेकिन मेरा रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट सही नहीं था। इसीलिए जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करने की बारी आई पीएचडी की, तो सबसे पहले मेरे को दिमाग में यही था कि मैं अपना रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेटिंग सही कर लूँ। बाकी मैं बोल अच्छा लेती हूँ, एक्सप्लेन अच्छा कर लेती हूँ, अगर मेरे को कोई चीज़ें समझ में आई तो वो समझा भी अच्छा देती हूँ, परंतु फॉर्मेटिंग भी सही करना वो भी अपने में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पीएचडी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो फॉर्म जो है ईजिली फिलअप हो जाता है। आपसे कोई रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक का कुछ भी नहीं मांगा जाता है। जैसे साधारण किसी भी कोर्स के एंट्रेंस के फॉर्म फिलअप होते हैं, वैसे ही आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएचडी के भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आप खुद भी अपने फ़ोन से भी या लैपटॉप से भी फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने वो फॉर्म फिलअप कर दिया। देन उसके बाद मैं अपने रिसर्च प्रपोजल की फॉर्मेटिंग पर काम करने लगी, ठीक है। तो मैंने बहुत मैंने अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के जो मैंने प्रपोजल बनाए थे उस प्रपोजल को 2 बार रिफ़ाइन किया है बनारस यूनिवर्सिटी के पीएचडी इंटरव्यू के लिए। तो मैंने 2 बार उस प्रपोजल को रिफ़ाइन किया कि मैं जब इंटरव्यू देने जाऊँगी तो मैं इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट करूँगी अपने प्रपोज़ल को वहाँ पर। परंतु आपको ये बात बता दें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रपोज़ल दिखाना इंटरव्यू के दौरान को मैंडेटरी है ही नहीं, वो प्रपोज़ल मांगते ही नहीं हैं आपसे। हालांकि मुझे ये बात पता नहीं थी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में प्रपोज़ल इतना मैंडेटरी नहीं होता है, मुझे ये बात नहीं पता थी। पर मैंने अपनी काबिलियत का और इस्तेमाल करते हुए और रिसर्च स्कॉलर से बात करते, अपने प्रोफेसर से बात करते हुए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखने के बाद अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के बने हुए रिसर्च प्रपोजल को 2 बार रिफ़ाइन किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाने के लिए। तो मैंने काफ़ी अच्छा रिफ़ाइन करके एक अच्छा सा फॉर्मेट बना लिया था और एक अच्छा फिर से प्रपोजल तैयार कर लिया था। तो मेरा 10 तारीख को इंटरव्यू था, 10 जनवरी 2026 में फर्स्ट शिफ्ट में। तो जब मैं गई इंटरव्यू देने तब मेरे को पता चला कि प्रपोजल तो मैंडेटरी ही नहीं है, आप दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते। हालांकि मेरे साथ जितने सारे स्टूडेंट थे वहाँ पर, और जब उनको ये बात पता चली कि प्रपोजल मैंडेटरी है ही नहीं तो उन्होंने बोला कि नहीं दिखाते हैं, मैं रख देता हूँ, नहीं दिखाता हूँ, नहीं देता हूँ, ये नहीं देती हूँ। पर मेरे मन में ऐसा था कि जब मैंने इतनी कड़ी मेहनत करके अपने प्रपोज़ल को 2 बार रिफ़ाइन किया है तो मैं इसको लेके ज़रूर जाऊंगी इंटरव्यूअर के पास, ज़रूर उनको दिखाऊंगी कि हाँ मैंने ये मेहनत करके खुद से ये प्रपोज़ल रेडी किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेरा पीएचडी का अनुभव भी कुछ इसी तरह रहा कि जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा पूरा इंटरव्यू प्रपोज़ल के इर्द गिर्द ही रहा, तो बीएचयू में भी मेरा इंटरव्यू प्रपोज़ल के ही इर्द गिर्द रहा। मैं जैसे ही रूम के अंदर एंटर हुई तो सबसे पहले मेरे को बोला गया कि अपने को सेल्फ़ इंट्रोड्यूस कर दे, तो मैंने सेल्फ़ इंट्रोड्यूस किया। देन उसके बाद मैंने अपना प्रपोज़ल टेबल पे रखा और बोला कि मैं ये प्रपोज़ल बना के लाई हूँ, मेरा ये टॉपिक है और इसकी इंस्पिरेशन मेरे को यहाँ से मिली। और उसके बाद वहाँ से क्वेश्चन आने शुरू हुए कि ये टॉपिक क्यों लिया, ऐसे क्यों लिया, लिटरेचर रिव्यू कैसे किया, मेथोडोलॉजी क्या है, किस
टाइप का आप रिसर्च करना चाहती हैं, इससे सोसाइटी में आप क्या ऐड ऑन करना चाहते हो। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो मेरे प्रपोज़ल से ही रिलेटेड है वो इंटरव्यू में पूछे गए थे। हालांकि अगर मैं प्रपोज़ल लेके नहीं जाती, जैसे और स्टूडेंट प्रपोज़ल लेके नहीं गए थे, तो वो ऐसे पूछ रहे थे, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपने एमएड किया है तो आपके डिसर्टेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, आप किस शहर से आ रहे हैं उस शहर के बारे में पूछ सकते हैं। इवन आपने एमएड में और ये एमए के दौरान जितने सारे पेपर पढ़े उन पेपर के नाम पूछ सकते हैं। आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है रिसर्च की वो भी पूछ ले रहे थे। बहुत सारे मेथड के नाम पूछ ले रहे थे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ ले रहे थे कि वैलिडिटी में और रिलायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, कैसे निकाला जाता है इसको। तो मल्टीपल तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं अगर आप रिसर्च प्रपोजल लेके नहीं जाते हो। रिसर्च प्रपोजल उनको एक बाउंड्री में बांध देता है कि हाँ, आप रिसर्च प्रपोजल्स में जो चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ के आई हैं इसी से आप पूछोगे, इसी से सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर आप रिसर्च प्रपोजल लेके नहीं जाते, जैसे अदर स्टूडेंट ने किया था, तो उनसे मल्टीपल तरह के सवाल जवाब हुए थे। कुछ के अच्छे गए थे, कुछ के अच्छे नहीं गए थे, तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंस हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बनारस यूनिवर्सिटी का पीएचडी का इंटरव्यू का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपको पीएचडी में इंटरव्यू देने जाना है, तो आप दो तरीके के काम कर सकते हैं। जैसे मेरे तरह आप प्रपोजल लेके जाए, अब आप बोले कि मैंने प्रपोजल रेडी किया है, तो उसी से क्वेश्चन आंसर होंगे। अगर आप प्रपोजल लेके नहीं जाते हैं, आपने बोला कि मैंने प्रपोजल रेडी नहीं किया है, हालांकि मैंडेटरी है भी नहीं रेडी करना, तो वो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको उनको सबके जवाब देने पड़ेंगे और सबके सही जवाब देने पड़ेंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या आपके लिए सूटेबल है। और सूटेबल मतलब मीन्स कि क्या चीज़ वो ज़रूरी है जिससे आपका सिलेक्शन हो ही जाए। आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएचडी में एडमिशन लेना ही है, तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, रिसर्च में बहुत अच्छी कमांड है, आपने एमएड के दौरान जितने सारे पेपर पढ़े उनके नाम याद हैं, आपने जो बुक्स पढ़ी है रिसर्च की, जो साइकोलॉजी की, फिलॉसफी की, सबके राइटर्स के नाम याद है, सबके अच्छी तरह से कमांड है, तो आप बिना प्रपोजल के जाओ और फ्रीली, एकदम फ्री सोल के तरह सब उनके सारे क्वेश्चन का आंसर करो। अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ से कुछ कमी हो सकती है, मैं कुछ गलत बोल सकता हूँ, इतनी मेमोरी शार्प नहीं है, तो आपने जो मेहनत करके खुद के बलबूते पे जो रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है वो लेके जाएं, वो प्रेजेंट करें, लेकिन उसमें कोई गलती ना करें। वो उसमें ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से क्रॉस क्वेश्चन करके आपको बहुत फंसाएंगे। ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये गलत लिखा है तुमने, बहुत तरीके से क्वेश्चन करके आपको फंसा सकते हैं। लेकिन आपको फंसना नहीं है। आपने जो रिसर्च प्रपोजल तैयार करके गए हो तो उस पर आपको अडिग रहना है कि हाँ, ये मैंने तैयार किया, खुद तैयार किया, इसके पीछे का माइंड सेट ये है, इसके पीछे का रीज़न ये, हर क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। देन आप सेलेक्ट हो सकते हो मेरे तरह, जैसे मैं हो गई हूँ। तो आपको जिस भी तरह से, जिस पे भी कॉन्फिडेंस है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ या मैं ऐसे कर सकती हूँ, आप वही रास्ता अपनाएं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका पीएचडी का इंटरव्यू हो जाएगा ईजिली और आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं। मैंने आपके साथ अपने पीएचडी इंटरव्यू के अनुभव को शेयर कर दिया है। आप इनको अच्छे से देखें, समझें, सुनें। अगर आपको कोई भी कहीं भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर उस पर बात करना ज़रूरी होगा तो उसके लिए वीडियो बनाई जाएगी। अगर कमेंट करना ज़रूरी होगा तो कमेंट में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी करना सही नहीं है। थैंक यू फॉर ऑल। मेरे को इसी तरह सपोर्ट करते रहेगा, मैं भी सीखती रहूँगी, आपको सिखाती रहूँगी। आप सभी को शुभ रात्रि।